हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very warm hearted welcome to all of you. This side is Abhinav Kumar. And dear, हो सकता है कि आप इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हो कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है, लेकिन आपकी चिंता को थोड़ा सा अगर मैं और बढ़ा दूं, यह कहकर कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है यह इस समय 400 के लगभग पहुंच चुकी है। और इस एयर क्वालिटी में अगर आपका ऐसा सोचना है कि केवल आपके सांस लेने से आपको समस्या है, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको हो सकती हैं, या फिर यह एक ऐसी कंडीशन है जहां आंखों में जलन, अस्थमा के अटैक, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ डिस्कंफर्ट फील होगा, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि इस क्वालिटी की एयर इवन ह्यूमंस में कार्डियक अटैक से लेकर कैंसर तक कॉज कर सकती है। दिस इज अ वेरी नोन थिंग। बट यह गंभीर और भी तब हो जाता है जब वो चिल्ड्रंस जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सोसाइटी, शायद पेरेंट्स या फिर गवर्नमेंट की है, उन चिल्ड्रंस की हेल्थ पर भी इसका इंपैक्ट है। और आपकी चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब मैं ये कहूंगा कि शायद इस बैड क्वालिटी के कारण, शायद इस खराब हवा के कारण ना केवल वो बच्चे जिनका जन्म अभी हुआ है, शायद आयु कम है, इवन वो चिल्ड्रंस जिन्होंने अभी तक लाइफ में एंटर किया भी नहीं है, अर्थात प्रेग्नेंट फीमेल से लेकर छोटे चिल्ड्रंस तक, इस पोल्यूशन के कारण ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट हो रहा है। और ये जो ब्रेन बैरियर है या फिर ब्लड जो सप्लाई होता है ब्रेन में, उसमें आने वाला बैरियर है, ये चिल्ड्रंस के ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट में यानी कि शारीरिक जो ग्रोथ है इसको इंपैक्ट करेगा, बल्कि ये पोल्यूशन इवन सीवियरली घातक तौर पर इंपैक्ट कर सकता है मेंटल डेवलपमेंट में। इसे कहा जाता है, ये लॉन्ग टर्म इसका एक्सपोजर मेंटल रिटार्डनेस तक लाता है। बौद्धिक क्षमता के विकास में, कंसंट्रेशन की पावर, इन सब पर यह चिल्ड्रंस पे नेगेटिव इंपैक्ट लाता है। आपको जानकर चिंता होगी। पर अगर आप उस तबके से बिलोंग करते हैं जो अभी भी यह सोच रहा है कि भाई दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो वायु का प्रदूषण दिख रहा है, इसके पीछे का मेन कारण जो है वो पराली का जलाना है, स्टबल बर्निंग है, तो लेट मी टेल यू कि इसके पीछे सिग्निफिकेंट अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं, और बहुत सारे ह्यूमन ज्योग्राफी के फैक्टर्स हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर वो स्कीम्स जो वेलफेयर डूइंग है, यानी कि वो स्कीम्स जिनको लोक कल्याण के लिए लाया गया था, उनका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, जिसका एक प्रभाव दिल्ली का प्रदूषण है। और मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि मनरेगा जैसी स्कीम्स हो, अरावली हो या हरित क्रांति हो, जिसने भारत को फूड सिक्योरिटी दी जो कि जरूरी भी था, जिसने गारंटेड जो है वो इनकम दी उस तबके को जिसके पास शायद आय नहीं थी, इन सभी का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें इस दिल्ली के प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है। अब ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे हुआ, इसे केस स्टडी के फॉर्म में हम देखने वाले हैं, ना केवल इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इवन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक इंपैक्ट जो आप सभी को शायद पता है, और वो है स्टबल बर्निंग, यानी कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जो किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, उसके कारण उसका उड़ता हुआ धुआं जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है। यह प्राइमोर्डियली रीजन जो है वो समझा जाता है दिल्ली के प्रदूषण के लिए। लेकिन यहां स्पष्ट है कि कुछ ऐसे अन्य फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे अन्य कारण भी हैं जो दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। यह एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, और इसीलिए कई बार इसे कहा जाता है कि दिल्ली की हवा के प्रदूषित होने के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कभी डिस्कस नहीं किए गए हैं। आज इन्हें अनवेल करेंगे, डिस्कस करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसकी चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यह सोचते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का मेन कारण या मेजर जो रीजन है वो स्टबल बर्निंग है, तो ये स्टबल बर्निंग का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी के पहले से स्टबल बर्निंग की जाती थी। तो क्या दिल्ली उस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित था? आंसर इज नो। दिल्ली के प्रदूषण को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने के पीछे का एक बड़ा कारण था हरित क्रांति, अर्थात वो क्रांति जिसने भारत को फूड सिक्योरिटी दी, जो नो डाउट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल था। परंतु इसी हरित क्रांति का एक परिणाम था कि हरित क्रांति के दौरान जो बार बार आप बातें रीड करते हैं कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स,
यानी कि उस प्रकार की फसलों को उगाया जाना या उस प्रकार के बीजों का उपयोग करना जिनकी उत्पादक क्षमता ज्यादा हो, जिनका प्रोडक्शन रेट हाई हो। इससे आशय क्या है? एक्चुअली में हरित क्रांति के दौरान हमने बौने प्रकार की फसलें लगाई थी, अर्थात वो फसलें जिनका डिजायर्ड पार्ट, अर्थात वो पार्ट जो फूड के फॉर्म में कंज्यूम होना है, जिसमें अनाज है, वो पार्ट थोड़ा ज्यादा हो और उसका जो स्टेमी पार्ट है, यानी कि उसका जो निचला तना वाला हिस्सा है, यह थोड़ा कम हो, अर्थात जो पौधे की हाइट है वो कम हो। और जब हम यह कहते हैं कि पौधे की हाइट कम हो, तो उस कंडीशन में उसका तना जो है वो औसत से अधिक थिक होता है। और इसी कारण आप पाएंगे कि हरित क्रांति के दौरान जिन डॉर्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ये इंट्रोड्यूस हुई, उसका अंतिम परिणाम यह था कि इन क्रॉप्स से जो बचने वाला हिस्सा था, इसकी ऊंचाई कम थी, जिसे हाथों से निकाला जाना कठिन था, वो हिस्सा अब खेतों में ज्यादा है, अर्थात उसे खेतों से हाथों के द्वारा निकाला जाना थोड़ा कठिन काम भी है। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो है वो, जब आप इसे हटाने का प्रयास करेंगे, जब आप इसे बर्न करेंगे, तो इससे निकलने वाला धुआं भी कई गुना अधिक होगा। स्पष्ट है, क्योंकि तने की मोटाई ज्यादा है। अर्थात हरित क्रांति ने पूरे इंडिया को जो क्रॉप्स प्रोवाइड की, उन क्रॉप्स की एक टेंडेंसी ये थी कि इनके तने के मोटे होने के कारण इसे खेतों से निकालना भी कठिन था थोड़ा, और साथ ही इसे हटाने के लिए जो प्रैक्टिसेस यूज होने वाली थी, अर्थात क्रॉप्स को जलाना, रेसिडुअल पार्ट को जलाना, इससे निकलने वाला धुआं भी ज्यादा था। अर्थात 1960-65 के बाद से भारत में स्टबल बर्निंग के कारण निकलने वाला धुआं बढ़ा और हरियाणा पंजाब के क्षेत्र से दिल्ली की तरफ आने वाले धुएं की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। तो क्या इमीडिएट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया का कैपिटल सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र बना? आंसर इज नो। इसके इमीडिएट बाद क्या हुआ था, तो जरा नोटिस कीजिएगा कि 70 के दशक के पश्चात धीरे धीरे कर दिल्ली का प्रदूषण कुछ तो बढ़ रहा था, लेकिन यह उतना रिमार्केबल नहीं था। यह रिमार्केबल बना जब आया एक रिफॉर्म विच इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसे आप अपनी स्टडी के दौरान एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बूम हुई वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर का ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन शायद आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, दे आर मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो वहीं लगाई जाती हैं जहां इनका मार्केट होता है। अब इमेजिन कीजिए कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली, औसतन जो आय वर्ग है, जो इकोनॉमिक क्लास है, दे कैन अफोर्ड व्हीकल, और व्हीकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज इमीडिएट आफ्टर द मार्केट दे यूज टू स्टैब्लिश। वाई? बिकॉज आपने पढ़ा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी में कि इंडस्ट्रीज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक बड़ा फैक्टर यह होता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो उत्पाद हैं वो वहीं असेंबल किए जाते हैं जहां उनका मार्केट हो, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन काफी मुश्किल है। अर्थात कार या अदर कोई व्हीकल के पार्ट्स को किसी स्थान पर लाकर असेंबल करना इज मच इजियर एज कंपेयर टू पूरा का पूरा व्हीकल कहीं से बनाकर लाना। गवर्नमेंट एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लेती है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट से दूर स्टैब्लिश की जाए। नो डाउट के आयरन इंडस्ट्री हो या कोई और बिग इंडस्ट्री हो, उसे हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मानव बस्ती के क्षेत्र हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट के एरियाज हैं, उससे दूर लगाए जाए। लेकिन जब बात आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ये सेक्टर एग्जैक्टली इमीडिएट आफ्टर द सेटलमेंट, एग्जैक्टली मानव बस्ती के जस्ट बाद लगाया जाता है, ताकि इसका उत्पाद जो है सीधा शहरों में प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि इसके उत्पाद का ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। ये मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री है, मार्केट जहां होगा वहीं लगेगी। और देखिए जरा, एलपीजी के तुरंत बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तुरंत बाद आपको दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल की जो संख्या है उसमें तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दी। और दिल्ली एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है और इसमें इंडिया के अधिकांश स्टेट से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल हैं और उससे भी ज्यादा व्हीकल यहां चला करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का एरिया जो है वो काफी बड़ा है, जो कि 3 राज्यों में फैला है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इवन राजस्थान के भी कई प्लेसेस इसमें आते हैं। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि जैसे ही एलपीजी आया, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी वो बूम होना स्टार्ट हुई। दिल्ली के आसपास इनका जो एरिया है वो बढ़ना शुरू हुआ और फिर दिल्ली में धीरे धीरे कर वेहिकुलर पोल्यूशन बढ़ा।
लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि क्या सन 2000 के पहले दशक में दिल्ली सबसे प्रदूषित हुआ? आंसर इज नो। अब चरण आता है नेक्स्ट, और यह नेक्स्ट चरण था ह्यूमन ज्योग्राफी का इकोनॉमिक पोर्शन, जहां आप चर्चा करेंगे और जहां आपको पता होगा शायद, और रिसेंटली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से भी आपको समझ में आया होगा कि अरावली की इलीगल माइनिंग चल रही थी। 2015 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, आप गूगल करेंगे तो उस पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कहां गई अरावली की 90 चोटियां। आई थिंक आप अवेयर हैं कि अरावली की इलीगल माइनिंग से अरावली की 90 से ज्यादा छोटी चोटियां, छोटी हिल्स गायब हो गई हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आए कि अरावली की इलीगल माइनिंग से दिल्ली के प्रदूषण का क्या कनेक्शन है? क्या अरावली की इलीगल माइनिंग से निकलने वाला धुआं, डस्ट, एशेस या गैसेस ये दिल्ली में प्रवेश कर रही थी? तो आंसर इज नो। अरावली वॉज अ मेन बैरियर। जस्ट इमेजिन, अरावली एक बड़ा बैरियर था अगेंस्ट वो स्मोक जो पंजाब हरियाणा से उड़कर दिल्ली की तरफ आया करता था। अब ये अरावली की चोटियां जब गायब होना शुरू होती हैं, जैसे जैसे अरावली डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, आप पाएंगे कि वो स्मोक जो पंजाब हरियाणा से उड़कर दिल्ली में प्रवेश करता है उसकी मात्रा समय के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अमाउंट ऑफ स्मोक विच यूज्ड टू एंटर इन दिल्ली, ये अब हायर रेट से आ रहा था क्योंकि अरावली उसे रोकने के लिए नहीं था। और रिसेंटली भी आप देखेंगे कि अरावली की चोटियों के लिए गवर्नमेंट ने जो परिभाषा, जो डेफिनेशन डिसाइड की, उस डेफिनेशन से अरावली की कई और चोटियां जो है वो माइनिंग के खतरे से अब जूझने के लिए विवश हैं। अब देखें कि सन 2010 और 15 के बाद दिल्ली जो है वो तेजी से प्रदूषण की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस दशक के बाद जब दिल्ली टॉप 10 में आना शुरू हुआ तो क्या इमीडिएट आफ्टर दिल्ली टॉप प्रायोरिटी पर था या फिर टॉप रैंक पर था? नो। इसके पीछे का एक और रीजन था, और वो रीजन रिलेटेड था विथ अ स्कीम। जी हां, हो सकता है आपको सोचने पर ऐसा लगे कि इस स्कीम का, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, एक रिवॉल्यूशनरी स्कीम जिसने इंडिया के अंदर वो तबका जिसे शायद अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रोजगार नहीं मिल रहा था, उसे अपने शहर में, अपने गांव में रोजगार दिलाने में सहायता दी। नो डाउट अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, बट each and every kind of human intervention will always cause some kind of negative impact on the nature. एक्चुअली में हमने जब यहां पर एम्प्लॉयमेंट को गारंटीड किया अपने नेटिव प्लेस में, तो हरित क्रांति के इमीडिएट बाद पंजाब हरियाणा के हर किसान पराली नहीं जलाया करते थे। आप इमेजिन करें कि जब कभी किसी गांव में पराली जलाई जाती थी तो उस स्थान पर पूरे गांव में धुआं भर जाता है। क्यों चाहेंगे गांव के लोग कि उनके गांव में पूरी जगह स्मोक भरा रहे? बट स्मोक तब भी था और अब और भी ज्यादा है, क्योंकि पहले सभी किसान नहीं जलाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पंजाब हरियाणा के अधिकांश किसान पराली जलाने के लिए विवश थे, क्योंकि हरित क्रांति के तुरंत बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से एक पलायन हुआ करता था लेबर्स का पंजाब हरियाणा की ओर। और ये जो लेबर्स थे, ये पंजाब हरियाणा पहुंचकर जो लेबर की कॉस्ट थी उसे कम कर दिया करते थे। अब जस्ट बिकॉज लेबर अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा थी, कॉस्ट लेबर का कम हुआ करता था, तो जो किसान जलाना प्रिफर नहीं कर रहे थे वो मजदूरों को पेमेंट करके जो पराली थी उसे रिमूव करा लिया करते थे। लेकिन जैसे ही जो मनरेगा जैसी स्कीम्स आई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के एक बड़े तबके को उन्हीं क्षेत्रों में रोजगार दिलाना शुरू किया, इसके कारण लेबर्स का माइग्रेशन टुवर्ड्स पंजाब एंड हरियाणा दिस यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। अब धीरे धीरे कर पंजाब हरियाणा में लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगी, और वो किसान जो शायद पहले पराली नहीं भी जलाते थे, अब वो भी विवश हैं कि हमें भी पराली जलानी पड़ेगी, बिकॉज अब तो लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा है। अब इस कंडीशन में जब ऐसी स्कीम्स आएंगी, माइग्रेशन कम होगा, जिसे कम किया भी जाना था, क्योंकि इस माइग्रेशन के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार में सामाजिक संरचना बदल रही थी, जो सामाजिक स्थितियां थी वो बदल रही थी। मोर एंड मोर बुर्का और पर्दा सिस्टम आ रहा था।
आप पढ़ेंगे जब सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि इसके कारण फैमिली न्यूक्लियाई से मेल के रिमूव हो जाने से समाज की स्थितियों में समय के साथ परिवर्तन आता है, एक सोशल इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है और साथ ही वहां पर फैमिली स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रक्ट होता है। अब इन सारी स्थितियों को मैनेज करने के लिए स्कीम आई, पर इस स्कीम का एक इंपैक्ट यह भी था कि अब लेबर्स का माइग्रेशन टुवर्ड्स पंजाब हरियाणा ना होने से वहां पर लेबर कॉस्ट तो बढ़ ही रही थी, साथ ही अब किसान बाध्य थे कि वो पराली को जलाएं ही, बजाय इसके कि उसे रिमूव करें। ये सक्सेसिव इवेंट्स जो हुए, इन्होंने एंड ऑफ द डे दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसे मैसिव इंपैक्ट और मैसिवली डिस्ट्रक्ट किया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये इवेंट जो है वो ग्रेजुअली जरूर हुए, पर हर एक इवेंट का अपना एक इंपैक्ट था। एक तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्रॉप्स की थिकनेस को, क्रॉप्स के स्टबल की थिकनेस को बढ़ाया, एक तरफ एलपीजी ने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने जो इंडस्ट्रीज थी उसे दिल्ली के आसपास एस्टेब्लिश किया, एक तरफ जो है वो लेबर का माइग्रेशन, इसे रोका गया, और दूसरी तरफ जो है अरावली को हटाया गया। ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स थे जिन्होंने एंड ऑफ द डे दिल्ली को दुनिया के सबसे हैजार्डियस एयर क्वालिटी से परिपूर्ण बनाया। आई थिंक एक नेगेटिव थिंग, बट नो डाउट कि ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस, ये अच्छी बात है कि शायद कुछ माह के लिए हैं, पर इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अगर आप इच्छुक होंगे तो मैं डिटेल में इसी केस स्टडी के फॉर्म में आपको वर्ल्ड के कुछ और प्लेसेस के बारे में भी बताऊंगा, जैसे बीजिंग का एरिया हो, शंघाई का एरिया हो। ये वो प्लेसेस हैं जो कि अपेक्षाकृत दिल्ली के काफी ज्यादा पॉपुलेटेड भी हैं, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हैं, बट स्टिल दे आर मच क्लीन एज कंपेयर टू दिल्ली। रीजन अगर आपको जानना हो तो डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। हम अलग से उस एक वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अब मैं इस लेक्चर को एंड करूं उसके पहले वो सभी विद्यार्थी जो कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हो, अभी जो हमने केस स्टडी देखी ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की ही केस स्टडी है। अगर विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड हो ज्योग्राफी ऑप्शनल में, चाहते हो हिंदी माध्यम में रहते हुए समझ कर पढ़ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पढ़ना और इंटरलिंकिंग से सारे कंसेप्ट को समझना, तो शायद आपके लिए ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी अ ग्रेट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल की ही केस स्टडी है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। दिसंबर माह का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे लेक्चर्स को एक बार यूट्यूब पर सर्च करके उन्हें देख सकते हैं कि ज्योग्राफी आप और मैं मिलकर कैसे पढ़ने वाले हैं। साथ ही हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं विच इज कॉल्ड एज प्रतिज्ञा बैचेस, इन बैचेस में अभी एडमिशन चालू है और ये बैचेस 2027-28 के लिए फिक्स डेट के साथ टारगेटेड मैनर में चलाए जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप हिंदी माध्यम से हो तो आप इन बैचेस में जरूर एनरोल करें। इसमें एनरोलमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन हमारे माध्यम का रिजल्ट है, जो कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसे इंप्रूव करना चाहते हैं। हिंदी माध्यम में रहते हुए अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना हो या फिर आपको आगे चलकर पूरा फाउंडेशन पढ़ना हो, वी आर विथ यू। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इन बैचेस में एनरोल करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप जो अक्सर शिकायत करा करते हैं कि हमारे जो बैचेस है उसकी फीस कुछ ज्यादा शो होती है जो यहां डिस्प्ले हो रही है उससे, तो उसके लिए याद रखें जब भी आप बाय कर रहे हो आपको AK लाइव कोड का यूज करना है। जस्ट सिंपली यूज दिस कोड AK लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।